गाइस, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOE 142, जिसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये BCOMG इग्नू का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि हुआ था जून 2022 में। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे ना, उसके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे क्वेश्चन पेपर में, जो कि था हमें एक बैलेंस शीट गिवन थी जिसमें हमें 2 रेशो निकालनी थी। फर्स्ट इज करंट रेशो एंड सेकेंड इज क्विक रेशो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट के बिहाव पर हमें करंट रेशो निकालनी है और क्विक रेशो निकालनी है। तो जैसे कि हमें बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पर हम करंट रेशो में, यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जब हमें फॉर्मूला पता है तो हम इस बैलेंस शीट में से करंट एसेट निकाल लेंगे और करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे। इन दोनों का सम कर देंगे और करंट एसेट्स का सम डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज का सम इज इक्वल टू हमारी करंट रेशो। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे करंट एसेट जो है ये स्टॉक, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, सिक्योरिटी, बैंक, कैश, ये है हमारी करंट एसेट्स। तो अब हमें इसका सम कर लेंगे जो कि आया 32,000 और ऐसी करंट लायबिलिटीज़ का सम कर लेंगे बैलेंस शीट से देख के। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पहचानना ज़रूरी है कि हमारे करंट एसेट्स कौन से हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो कि विद इन 12 मंथ्स हमारी रिलीज़ हो जाएंगी। लाइक सन्ड्री क्रेडिटर हैं तो विद इन 12 मंथ्स हम इन्हें सब कुछ पे करना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसे भी हमें 12 मंथ्स में पे करना होगा। ऐसे ही करंट एसेट जो कि हमारे 12 मंथ्स में हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, पर हाँ विद इन 12 मंथ्स हम इनका बेनिफिट ले लेंगे। तो ऐसे ही करंट एसेट का टोटल आया 32,000, करंट लायबिलिटीज़ का आया 16,000 एंड दैट इज 32,000 डिवाइड बाई 16,000 2:1। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो करंट रेशो थी वो थी 2:1। अब सेकंड हम आते हैं हमारी क्विक रेशो पे। क्विक रेशो में क्या होता है, डिनोमिनेटर में तो हमारे करंट लायबिलिटीज ही आएंगी, लेकिन न्यूमरेटर में हमें क्या करना होगा, लिक्विड एसेट्स लेने होंगे। लिक्विड एसेट मतलब जो ऑन द स्पॉट अगर हम चाहें तो हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि सन्ड्री डेटर हम ऑन द स्पॉट चाहें तो हम ले सकते हैं इनसे पैसा। एज ई सिक्योरिटी हम चाहे तो रिलीज़ करवा सकते हैं। बैंक जो तो ऑलरेडी हमारा लिक्विड एसेट्स है, और कैश तो हमारे पास कैश है ही। इसका टोटल आया 22,000। यहाँ पर करंट लायबिलिटी का टोटल हमने पहले ही निकाल लिया था 16,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्विक रेशियो हमारी आई 22,000 डिवाइड बाई 16,000 इक्वल टू 1.37:1। ये हुई हमारी क्विक रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो था हमें एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना था जिसमें कि हमें एक्सपेंसेस गिवन थे। अब हमें इस एक्सपेंसेस को लेके हमारा एक बजट बनाना है। और बजट कैसे बनाना है, जब हमारी जो फैक्ट्री है या जो भी हमारी कंपनी है वो 70%, 80% और 90% कैपेसिटी पे वर्क करेगी। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड गिवन है और फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड मीन्स जो पूरे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद द कैपेसिटी। लाइक अगर हम 70% सेल कर रहे हैं तो वेरिएबल ओवरहेड भी हमारा 70% ही लगेगा। अगर हम सेल 80% होती है तो वेरिएबल ओवरहेड भी चेंज होगा। अगर सेल 90% होती है तो भी वेरिएबल ओवरहेड चेंज होगा। इट पैरेलली चेंजेस विद द सेल्स। और सेकंड, जैसे कि यहाँ पर गिवन है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, इसमें कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है पावर है 30% फिक्स, 70% वेरिएबल। मतलब अगर कैपेसिटी चेंज होगी तो वेरिएबल ओवरहेड चेंज होगा बट फिक्स सेम रहेगा टू सम अमाउंट। अब ऐसे ही ये रिपेयर्स भी चेंज होगा। यहाँ पर 60% फिक्स है, 40%। और यहाँ पर आ गया फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये चाहे सेल बढ़े घटे, कैपेसिटी बढ़े या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स मतलब फिक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड। 80% कैपेसिटी पे हमें गिवन है और इसने क्वेश्चन क्या किया है 70%, 80% और 90%। यहाँ पर 80% ऑलरेडी गिवन है, दैट इज दिस। अब हमें क्या निकालना है 70% और 90%। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और भी मैटर करती है, आपकी प्रेजेंटेशन। आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर आपने क्वेश्चन में सब कुछ ठीक है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर भी आपका 1 या 2 नंबर कट जाता है ड्यू टू प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए हमें हर चीज़ वर्किंग नोट के थ्रू दिखानी चाहिए। लाइक
वर्किंग नोट 1 जैसे हम बनाते हैं वेरिएबल ओवरहेड का, अब यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड 80% हमें गिवन है, तो हमें 70 और 90% का निकालना है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर 12,000 हमें गिवन है 80% पे, तो 70% पे कितनी होगी, ये हम 12,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 70%, ये इतनी आ गई। ऐसे ही हम 90% पे निकाल लेंगे, 12,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 90%। ऐसे ही हम जो स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर, ये भी वेरिएबल कंप्लीटली वेरिएबल ओवरहेड है, इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे 4,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 70%, और ये भी 4,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 90%, ये आ गया हमारा। अब ये याद रखिएगा, ये हमने वर्किंग नोट 1 से निकाला है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पे। सेकेंड है हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब इसका नाम हम दे देंगे वर्किंग नोट 2। अब हम इसे वर्किंग नोट 2 से निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, लाइक सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब पावर निकालना है, पावर में क्या गिवन था आपका 20,000 80% कैपेसिटी पे गिवन था, जिसमें कि 30% आपका फिक्स था और 70% आपका वेरिएबल था। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि सेमी वेरिएबल में फिक्स पोर्शन कितना है, वेरिएबल पोर्शन कितना है। अब फिक्स पोर्शन निकला 66,000 और वेरिएबल 14,000। एज ही रिपेयर्स में 60% फिक्स था और 40% वेरिएबल था, ऐसी 1200 एंड 800। अब हम निकालेंगे 70% और 90% पे हमारा पावर और रिपेयर्स कितना होगा। दैट इज 6,000 तो फिक्स है, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 14,000 था वेरिएबल, ये चेंज होगा। 14,000 डिवाइड बाई 80% पे इतना था, तो 70% पे कितना होगा, दैट इज दिस एंड दिस। सेम रिपेयर्स में हम निकालेंगे 1200 तो फिक्स है, तो 800 डिवाइड बाई 80% टू 70%, मतलब 70% पे इतना होगा, 90% कैपेसिटी पे इतना होगा। अब हम आते हैं एस्टिमेटेड लेबर आवर्स पे, जो कि हमें यहाँ पर गिवन था 1,24,000 80% कैपेसिटी पे। एज इट इज हमें निकालना होगा 70% पे कितना और 90% पे कितना। 70% पे आया 1,08,500 और 90% पे आया 1,39,500, ये निकले हमारे लेबर आवर। इसको हमने नंबर दे दिया वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम निकालेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि हमें फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है 70%, 80% और 90% कैपेसिटी पे। तो सेम हम लिख देंगे, पैटर्न हमारा वही रहेगा जिस पैटर्न में क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया है। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर और स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स। ये वर्किंग नोट 1 से आ गया हमारा कंप्लीट। ये हमें एज इट इज़ यहाँ पर जस्ट राइट डाउन कर देना है, क्योंकि पहले हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है। ये हमारा एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, और ये प्रेजेंटेशन का तरीका भी जो होता है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब दूसरा आया सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो भी हमने निकाल लिया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 से। पावर रिपेयर्स ये हम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब फिक्स है, फिक्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑल सर्कमस्टांसेस में फिक्स रहता है। 70%, 80%, 90%, 100% जितनी भी कैपेसिटी हो फिक्स चेंज नहीं होता है। इसलिए अब हम करेंगे डेप्रिशिएशन, इंश्योरेंस, सैलरीज, एज इट इज़ तीनों में आप देख रहे होगे बिल्कुल सेम है। अब आगे टोटल ये, अब क्योंकि हमें डायरेक्ट लेबर आवर प्रोवाइडेड किया गया है, तो अब हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर। अब 58,150 है और यहाँ पर लेबर आवर कितना लगा 1,08,500। तो यहाँ पर 58,150 डिवाइड बाई 1,08,500 इज इक्वल टू 1.53 पर आवर। दैट मीन्स हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे 1.53 रेट पर आवर के बेसिस पे। ऐसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और ऐसे ही इसको। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें वेरिएंस निकालना था। तो इसने हमें यहाँ से तो प्राइस वेरिएंस पूछा है और एक यूसेज वेरिएंस पूछा है। और यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 kgs ऑफ जेमको प्रोडक्ट, मतलब जेमको प्रोडक्ट का 10 kgs बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें लगती हैं। लाइक हमें 10 kgs जेमको बनाने के लिए ए प्रोडक्ट लगेगा 8 यूनिट्स, मटेरियल बी लगेगा 4 यूनिट्स, और इनका रेट हमें स्टैंडर्ड रेट गिवन है। अब क्या हुआ, जब हम इसे क्वेश्चन में गिवन है, जब हमें परचेज़ किया तो मटेरियल ए हमें मिला 7 पे और बी हमें मिला 5 रुपीज़ पर kg पे। और क्वांटिटी जो कि हमने ये सोचा था कि 10 kg को बनाने के 8 यूनिट लगेगी, तो जब हम 1000 kg ऑफ जेम को मिलाएंगे तो हमें 800 लगनी चाहिए, बट यहाँ पर 750 लगी और बी 500 लगी। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम जेमको को इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से बनाते तो कितनी लगती।
फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी फॉर 1000 केजीज ऑफ जेमको, दैट इज ए के लिए लगेगी 800 यूनिट्स, बी के लिए लगेंगी 400 यूनिट्स। बट एक्चुअल में इतना नहीं लगा, एक्चुअल में लगा 750 और 500। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले अगर आपको कोई मटेरियल यूज़ करना है तो सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, उस मटेरियल को लगाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट स्टैंडर्ड थी और कितनी आपकी एक्चुअल में लगी, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमें बताता है कि हमने उसमें नुकसान उठाया या उसमें फ़ायदा उठाया। अगर फ़ायदा हुआ तो दैट मीन्स हमारे फेवर में बात है तो फेवरेबल, और अगर वो हमारा नुकसान होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स। दैट मीन्स वी विल डिनोट दिस बाय ए का मतलब होता है हमारा नुकसान हुआ है, हमारा जो डिसीजन है वो हमारे एडवर्स में गया है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो इन दोनों का सम होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं उसकी कॉस्ट में ये दोनों चीज़ आती होंगी, जो हमारी मटेरियल ए और बी की जो कॉस्ट है उसका जो कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा उसमें क्या होगा, कॉस्ट दो ही तरीके से बढ़ेगी, या तो क्वांटिटी ज़्यादा लगी होगी या फिर हमारा प्राइस ज़्यादा लगा होगा, क्वांटिटी उतनी रही होगी पर प्राइस बढ़ गया होगा तो इस वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग गई, या फिर कॉस्ट उतनी रही होगी जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे ज़्यादा मटेरियल लग गया तो इस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। तो सेम यही आता है, अगर प्राइस की वजह से बढ़ा है तो उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और अगर वो हमारा मटेरियल यूज्ड होने की वजह से ज़्यादा लगा है तो उसे बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के सम से होकर मिलता है। तो अब यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस तो हमसे पूछा नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे हम सबसे पहले, जो कि हमसे पूछा गया है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि था हमारा 6 माइनस में एक्चुअल प्राइस, दैट इज ए का एक्चुअल प्राइस था 7 इंटू में एक्चुअल क्वांटिटी जितनी हमने क्वांटिटी खरीदी, दैट मीन्स 6 माइनस 7, ये आया हमारा 750 एडवर्स। 6 माइनस 7 इंटू 750, दैट मीन्स ये हमारा एडवर्स में है। हमने सोचा था 6 लगा है 7 तो एडवर्स में आया। ऐसी मटेरियल बी हमने सोचा था 4 पर लगा 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी एडवर्स। तो इन दोनों का सम करेंगे मटेरियल ए बी का, तो जेमको के लिए तो क्या आया 1250 एडवर्स हमारा एक्स्ट्रा लगा है, तो यहाँ पर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। अब हम आते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे। तो मटेरियल यूसेज जो वेरिएंस है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब यूसेज वेरिएंस ये उस वजह से लगता है कि हमने मटेरियल यूज़ कितना किया है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की थी 800 बट एक्चुअल में लगी है 750, और स्टैंडर्ड प्राइस था हमारा 6, तो यहाँ पर 800 हमने सोचा था और लगा 750, तो मतलब जिसे हमारे फेवर में है दैट इज़ फेवरेबल। और ऐसी मटेरियल भी हमने सोचा था 400 लगा 500, तो ये हमारे एडवांस में चला गया। तो दोनों का सम करके हमें पता लगा कि हमें 300 का फ़ायदा और 400 का नुकसान इक्वल टू 100 का हमें एडवर्स में आया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो प्राइस और यूसेज को मिला के होता है, तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेंगे। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर मटेरियल ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों का सम करेंगे तो आया 1350। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दैट इज 1250 प्लस 100 एडवर्स इक्वल टू 1350 एडवर्स, दोनों की सेम है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन कंप्लीटली ओके है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, और ये है BEP 10,000 हमें गिवन है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 सेल्स पे हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमसे पूछा है प्रॉफिट व्हेन सेल आर 20,000। अब यहाँ पर हमें पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा व्हेन सेल 20,000 है। तो यहाँ पर हमें इतना तो गिवन है कि अगर सेल 10,000 है तो ब्रेक इवन है, दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि हमारी फिक्स कॉस्ट बता दी है 4,000, 10,000 बता दिया है हमारा BEP, मतलब 10,000 पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो अब हमें ये बताना है कि हमारा अगर 10,000 पे नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ऑब्वियसली 20,000 पे कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो हमें यही बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल 20,000 हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहाँ हमें BEP गिवन है और फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लेंगे 0.40। अब इससे क्या करेंगे, अब हम ये निकालना है प्रॉफिट व्हेन सेल आर 20,000, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल इंटू में
पीवी रेशो। तो सेल हुआ है हमारी गिवन है 20,000 इंटू 40% 8,000। अब ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रॉफिट, तो हम एक ये इक्वेशन बना लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ से निकल गया, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, दैट इज प्रॉफिट होगा हमारा 4,000। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड में इन्होंने हमसे पूछा था न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस हो जाता है तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेक इवन पॉइंट हमें गिवन है 10,000, तो अब हम क्या करेंगे, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%, दैट इज सेल कितनी है हमारी 10,000 माइनस उसका 20%, दैट इज 8,000। अभी तक 10,000 थी, अब 8,000 होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, वो सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट माइनस में फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 6,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकला हमारा 2,000। अब हम इसी को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। पीवी रेशो क्या होती है हमारी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अब कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया 2,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100। यहाँ पर हमारी पीवी रेशो क्या आई 0.25। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारी एज इट इज़ रहेगी 4,000, पीवी रेशो जो है हमारी चेंज हो गई 0.25, दैट इज 16,000। अब यहाँ पर 16,000 आया हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स अगर हमारा सेलिंग प्राइस 20% कम हो जाता है तो हमें सेल जो है वो 16,000 करनी पड़ेगी विद नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन लाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि डेटा गिवन है, सेलिंग प्राइस 10,000, फिक्स कॉस्ट 4,000, वेरिएबल कॉस्ट 6,000। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 1,000 यूनिट सेल किया। ये पहले वाली सिचुएशन है जो कि हमें गिवन थी, 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6। यहाँ पर हमने सेल कितनी की थी, 10,000 गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट 6,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हमारी आ गई। लेकिन यही चीज़ अब हम अब देखेंगे। तो अब हमें ये क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 16,000 पे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हमारा 8 हो गया, सेल एज पर न्यू बीईपी 16,000। तो अब हम ये मानेंगे यूनिट सोल्ड कितना 16,000 डिवाइड बाई 8, इट इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। अब हम आएंगे सेलिंग प्राइस हमारा 2,000 इंटू 8 16,000 है, इतनी सेल, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 12,000 और इसमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ गई। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ओके है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि था इसी का बी पार्ट, और इसके बी पार्ट में हमसे पूछा क्या गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल हमें कैलकुलेट करनी है जिसमें कि फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट अर्न गिवन है और ब्रेक इवन सेल्स गिवन है। अब हम जानते हैं जैसे कि एज वी ऑलरेडी नो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो अब हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में अपना निकालेंगे, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आया हमारा 0.20। अब एक्चुअल सेल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो करना होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो जब हम करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से तो गिवन है नहीं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है, हमने ये फिक्स कर दिया, डिवाइड बाय पीवी रेशो, एक्चुअल सेल्स आ गई हमारी 15,000। अब या अगर ये 15,000 आ गई है तो हमें इसे चेक भी करना चाहिए कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक भी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन था उससे निकालेंगे। 40,000 हमें गिवन थी, फिक्स कॉस्ट गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट 32,000 थी, क्योंकि हमारा बीईपी 40,000 पे था, तो डेट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो हमारी 32,000 होगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 32 और यूनिट सोल्ड 1,000 यूनिट। अब सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारी सेल कितनी हुई है 50,000, माइनस में फिक्स कॉस्ट करेंगे 8,000, माइनस में प्रॉफिट कर देंगे 2,000, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी 40,000। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एज पर वेरिएबल कॉस्ट नॉट चेंज, तो वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, तो 40,000 डिवाइड बाई 32, तो ये कितना आया 40,000, मतलब हमने जो यूनिट सोल्ड की हैं वो 1250 हैं। अब 1250 से हम सेल वैल्यू करके देखते हैं, 1250 इंटू 40, क्योंकि सेल प्राइस तो हमारा चेंज नहीं हुआ, तो 1250 इंटू 40 50,000, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट 1250 इंटू 32, क्योंकि जितने यूनिट्स उतनी वेरिएबल कॉस्ट इंटू 32, ये भी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सेम है, दैट इज़ 40,000। अब इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट 2,000 आया, जैसे कि हमें यहाँ बताया गया था कि प्रॉफिट 2,000 होगा जब हमारी सेल जो है वो 50,000 हो जाएगी, तो हैंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन था जेड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बॉल पॉइंट पेन बनाती है। ड्यू टू कंपटीशन
कंपनी ने सेलिंग प्राइस को 10% कम करने का सोचा है। तो सबसे पहले हमें तो इसमें ये दिखाना था कि अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरा इन्होंने हमसे ये मांगा था नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, कि मतलब अगर प्रॉफिट इसमें 50,000 है तो पहले तो इफेक्ट आ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा यही प्रॉफिट रखने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी शो इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस व्हेन यूनिट सोल्ड रिमेन सेम, दैट इज 3000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे जो कि 3 लाख डिवाइड बाई 3100 आ गया, ये भी गिवन था। अब हमें रिड्यूस सेलिंग प्राइस निकालना होगा 10%, तो जो आया हमारा करंट सेलिंग प्राइस 90। अब हम ये इफेक्ट दिखा देंगे, सेल हुई हमारी 90 इंटू 3000 2,70,000 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट और ये माइनस फिक्स कॉस्ट 70,000 डिवाइड बाई माइनस कर देंगे 90,000 में से, तो ये आगे 20,000। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय ₹30,000, मतलब पहले प्रॉफिट 50,000 था, अब 20,000 है, तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना कम हो गया 30,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दिखाना है कि अगर हमें यही प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो सोल्ड करने पड़ेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है उस पर हम कौन सा फॉर्मूला फिट करें कि हमारा जो आंसर है जो हमें चाहिए रिजल्ट वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम टोटल सेल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि टोटल सेल प्राइस हमें नहीं गिवन है। नंबर ऑफ टोटल सेल प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो कि हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं है। तो हमें यह क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट से हमें पीवी रेशियो निकाल के हमें अपनी पीवी रेशियो निकालनी होगी। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे डिवाइड बाय सेल पर यूनिट लेंगे, उससे हमारी निकलेगी पीवी रेशियो। अब जब पीवी रेशियो निकल गई है तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो पीवी रेशियो निकल गई है तो अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल से निकाल लेंगे। तो सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें बता दिया गया है कि हमें इतना ही रखना है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो भी इतनी रहेगी, डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज 3,60,000। ये निकली हमारी टोटल सेल्स। अब हमसे क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। तो नंबर ऑफ यूनिट हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस पता है तो वो हम लगा देंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 3,60,000 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 4,000 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल हमें पता है 4,000 हुई है, सिर्फ सेलिंग प्राइस कम हुआ है, 4,000 यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया कि 4,000। तो अब हम क्या कहेंगे, सेल 90 इंटू 4,000 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज नहीं हुई है 60 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुए हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट वाइज चेंज होगी, तो 60 इंटू में 4,000 2,40,000 ये आया कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस में फिक्स हुआ 70,000, प्रॉफिट आया 50,000, सेम एज बिफोर। ये हो गया हमारा चेक। अब अगर आपको ऐसे ही हमारे किसी और क्वेश्चन पेपर की या किसी असाइनमेंट की सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं हमारे इस चैनल पे। हम उसे पूरी कोशिश करेंगे उसे अवेलेबल करवाने की। थैंक यू सो मच।